हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन 11th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड नंबर टॉपिक, क्योंकि फर्स्ट तो डिलीट हो चुका है सिलेबस से। तो सेकंड टॉपिक फर्स्ट वीडियो यानी कि वन शॉट वीडियो के अंदर अपन इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो उसको ध्यान से देखना। इसमें फंजाई और जितने भी मोनेरा प्रोटिस्टा है उनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार आप ये वीडियो देखना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाया है, यानी कि वन शॉट वीडियो के अंदर आप कंप्लीट इस चैप्टर को कर सकते हो। एनिमल किंगडम का मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, जिसने नहीं देखा वो आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बने। जितना छोटा हो सके उतना बनाने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन शॉट वीडियो बहुत छोटा देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। तो अरिस्टोटल, जो अरस्तु जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर जो ये इनका जो क्लासिफिकेशन था ये डिपेंड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो कैरेक्टर जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स दो में डिवाइड किया था, और प्लांट्स को जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज इनके बेसिस पे अलग कर दिया था। और एनिमल्स है जिनमें रेड ब्लड सेल्स अवेलेबल हैं वो, और जिनमें रेड ब्लड सेल एब्सेंस है उसके बेसिस पे इन्होंने अलग कर दिया था। तो ये समरी कंप्लीट हो गई है एरिस्टोटल जिन्हें जो जो बताया था। अभी नेक्स्ट बात करते हैं लीनियस के बारे में। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडेंट था, जिन्होंने बोला था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट किंगडम था प्लांटी और सेकंड था एनिमेलिया। इसमें दो में इन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन इनकी कमियां क्या थी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार नीट में रिपीट होता है। ये आपको देखने को बहुत बार मिल जाएगा। तो कमियां ये थी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं कर सकते, या फिर उनको कहां पर रखें। प्रोकैरियोट प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो उनको रखें कहां पे, क्योंकि उन्होंने ये सब नहीं बताया। ओनली प्लांट और एनिमेलिया उन्हीं को उन्होंने डिफाइन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कमी की। बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी डिफरेंस नहीं कर पाए कि उनको कौन से में रखना है, ये एनिमल में रखना है या फिर प्लांट में। तो कोई आइडिया नहीं है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जिनको जैसे था वैसे वैसे डाल दिया। सेकंड बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, जैसे कि ग्रीन एल्गी, और नॉन फोटोसिंथेसिस जैसे कि फंजाई, इनको कहां पे रखें, एनिमल में रखें या फिर प्लांट में रखें, ये भी ये नहीं बता पाए। तो ये कमियों होने की वजह से इनको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आर एच विटेकर, जो 1969 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर। तो इन्होंने सुझाया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? फर्स्ट था मोनेरा प्रोटिस्टा, सेकंड थर्ड था फंजाई, फिर था प्लांटी और फिर था एनिमेलिया। एनिमेलिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला चैप्टर होगा प्लांटी, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इन चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये 5 किंगडम थे जिसमें उन्होंने डिवाइड किया था इन सभी किंगडम्स को। लेकिन इनका क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन करने का? तो फर्स्ट था सेल स्ट्रक्चर, यानी को सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा कि इसके बेसिस पर भी अलग किया। दूसरा था थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, तो थैलेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी, और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो भी उसी के बेसिस के ऊपर भी। तो ये 5 क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं किसी अलग अलग टाइप से। तो इनको अगर आप याद कर लोगे तो आपके 5 क्वेश्चन आ गए हैं पकड़ में। इसके अलावा भी इसको स्टेटमेंट के बेसिस पर भी पूछ सकते हैं, जो कि आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी ये देखो, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे, आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोग कुछ सुनने के बाद में अगर अपन खुद उसको देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो रिलेट जिसने किया है इस बात को वो जरूर लाइक कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं, आता है मोनेरा। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो मोनेरा के बारे में, तो इसमें सभी बैक्टीरियाज को रखा गया था। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो इसमें भी उन्होंने अलग अलग टाइप से किया था, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो स्पेरिकल टाइप में हो सकते हैं, जैसे कि कोकस का एग्जांपल अपने दिया हुआ है। डायग्राम आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। तो और बात करें तो रोड शेप का, तो रोड शेप के लिए बेसिलस है, और कोमा शेप के लिए विब्रियम, या फिर इसको आप याद रख सकते हो स्पाइरल के अंदर स्पाइरुला या फिर स्पाइरोलाइना, इसको आप याद रख सकते हो, जो कि
स्पाइरुलाइना एक एल्गी है, लेकिन स्पाइरिलम जो है ये एक बैक्टीरिया है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक जो जो डाइवर्सिटी है वो बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। वो कैसे होती है मैं आगे बताता हूँ आपको कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें अपन को स्पेसिफाई तरीके से ध्यान रखनी होती है। बैक्टीरिया सभी जानते हैं कि अगर आप एक मुट्ठी भर मिट्टी को उठाओगे तो उसमें भी करोड़ों टाइप के बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि अपनी आंखें नेक्ड आई जो है वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतने माइक्रो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी देखो नेक्स्ट बात करते हैं। सब डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया का नाम आते ही ये चीज़ें आपके माइंड में होती है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया खाना कैसे बनाते हैं। तो वो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक होंगे तो भी उसमें दो टाइप होंगे, एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ यानी कि फोटोसिंथेसिस भी ये कर सकते हैं, और एक आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप इससे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो बस अपन को टाइप ध्यान रखने हैं, क्योंकि अपन क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो, रिपीट अपने रिवीजन के टाइम पर चीजें एकदम क्लियर होती रहें। जैसे ही अपन नाम पढ़ा और अपन को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपस। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे ज़्यादा ये बैक्टीरिया की बात करें तो वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर भी जैसे कि दो टाइप के होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि पैरासाइट के रूप में दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म के मैटर के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डिपेंड हो सकते हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को पूछे कि मेजोरिटी में किसमें प्रेजेंट होते हैं इनका फूड, तो वो हेटेरोट्रोपस होते हैं। बाकी ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स दोनों होते हैं, सबसे ज्यादा हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। बाकी मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया के अंदर आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, और यू बैक्टीरिया भी आएगा, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये स्पेशल बैक्टीरिया इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ सेल वॉल देन अदर बैक्टीरिया। तो अदर बैक्टीरिया से इसको डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है और जो फीचर है उसके बेसिस पर इनको अलग किया गया है ये भी बैक्टीरिया। लेकिन आर्की बैक्टीरिया क्यों बोले हैं, क्योंकि इनकी जो है ये बहुत एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अवेलेबल हो सकते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि इनकी सेल वॉल ऐसी है, उनकी स्ट्रक्चर और उनका फीचर ऐसा ही है। जैसे कि ये कैसे कैसे जगह पर रह सकते हैं, जैसे कि हेलोफाइट्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सोल्टी एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा समुद्र के अंदर सोल्ट होता है, तो वहाँ पर भी ये अवेलेबल हो सकते हैं। थर्मो एसिडोफिलस, यानी कि बहुत से गरम गरम झरने हो सकते हैं, या फिर गर्म जगह पर भी ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी अवेलेबल हो सकते हैं जहाँ पर कोई इंसान रहने की सोच भी नहीं सकते। मेथेनोजेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मार्सी एरियाज हो गया। मार्सी एरियाज यानी कि जो जहाँ पर कीचड़ होता है वहां पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। प्रेजेंट इन गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। तो एनिमल्स ऐसे जो कि रूमिनेंट होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इनकी गट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये रहते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ सेल वॉल। तो ये आर्की बैक्टीरिया का फीचर है कि बाकी बैक्टीरिया से कैसे ये डिफरेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया। यू बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल एंड फ्लैजिलम। तो इनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, और अगर ये चलने वाले हैं तो उनके अंदर फ्लैजिलम प्रेजेंट होगी। तो ध्यान रखना, सीलिया से कभी भी लोकोमोशन नहीं होता है, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिलम का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे बात करते हैं नेचर की। तो इनका नेचर जो होता है वो ऑटोट्रॉपस होता है। सबसे पहली बात कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स के अंदर भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो कि अपन ने पहले देखा। अब बैक्टीरिया की बात हो रही है तो बैक्टीरिया के बारे में ही, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं साइनोबैक्टीरिया। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इसके बारे में एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आए हैं कि आप हर ईयर एग्जाम में देख सकते हो। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया किसी भी नाम से आ जाए, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक ही सेल इनमें प्रेजेंट होती है। तो अगर अकेला होगा तो वो कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो आपको ये भी मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यानी कि यूनिसेलुलर होंगे तो कॉलोनी में होंगी, और फिलामेंटस होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं आप सोच के देखो कि जितने ज़्यादा पतले लोग होंगे वो छोटी जगह पे ज़्यादा लोग आएंगे, और अगर उतनी ही जगह पे मोटे मोटे लोगों को इकट्ठा किया जाए तो उनका नंबर कम रहेगा। तो यानी कि फिलामेंटस होंगे। फिलामेंटस कैसे होते हैं, पतले धागे की तरह। तो ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी बड़ी इनकी कॉलोनी होगी। तो ये भी आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया। तो मेराइन और टेरेस्टेरियल, तो ये
पानी के अंदर भी हो सकते हैं, मैराइन यानी कि समुद्री एरिया में भी, और धरती के ऊपर भी यानी कि जमीन के ऊपर भी ये रह सकते हैं। तो ये बात आपको याद रहेगी ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि अकेले होते हैं, अकेले होंगे तो कॉलोनी में होंगे, और फिलामेंटस इसलिए होंगे ताकि ज़्यादा नंबर पे हो पाए कॉलोनी, और ये जमीन पर और पानी में दोनों में रह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब ये कॉलोनी, इनकी कॉलोनी जो है वो जिलेटिनियस, जो इसका कवर होता है इनके ऊपर जिलेटिनियस होता है, जिसकी वजह से ये अलग अलग जगहों पर इजीली रह सकते हैं। तो ये इनका मेन कैरेक्टर है कॉलोनी खत्म नहीं होने का। आ गई इतनी बात समझ में। अब कीमो ऑस्मोसिंथेटिक क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक कैसे होते हैं, नॉनस्टॉक और एनाबिना, इनके दो एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का बताया एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉनस्टॉक और एनाबिना होते हैं। तो ये करते क्या है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्राइट हो गया और अमोनिया हो गया से जो एनर्जी निकलती है उनको एटीपी बनाने में यूज करते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन हो गया नॉनस्टॉक और एनाबिना का। और ये आपको जो मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर था उसमें भी पढ़ने को मिलता, लेकिन वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको कि एटीपी बनाने में इनका मेन यूज होता है, एग्जाम्पल नॉनस्टॉक और एनाबिना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोट्रोपस यू बैक्टीरिया की बात हो गई। अब आती है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रोपिक क्या होते हैं, तो मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, तो अबेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ये ही अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हेटेरोट्रोप्स बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यूजफुल कैसे कैसे ये हो सकते हैं, देखो मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि आसानी से कोई चीज़ें ज़मीन पे गिरती हैं तो उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा रिसाइकल में आने के लायक हो जाते हैं। ये इनका इंपॉर्टेंस है। दूसरा है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो दूध से दही बनाना, ये भी काम होता है। लैक्टोबैसिलस आपने बहुत बार सुना होगा, 10th नंबर चैप्टर 12th क्लास का, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आपने पढ़ी ली हुई है, पेनिसिलियम वो बैक्टीरिया से ही बनती है, तो ये भी एक इसका यूज है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, तो लेग्यूम रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी आप पढ़ते मिनरल न्यूट्रिशन में, लेकिन वो हट चुका है, तो आपको यहाँ पर मैं समझा दूंगा कहीं ना कहीं पे कोई किसी वीडियो में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये इनके यूजेज हो गए बैक्टीरियाज के। तो बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल नहीं होते, वो यूजफुल भी होते हैं, लेकिन ये बीमारी भी तो पैदा करते हैं। बैक्टीरिया को नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में यही आता है कि ये तो बीमार करेंगे, तो बीमार डेफिनेटली करेंगे फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये डेंजरस हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स अपने लिए भी। क्रॉप्स जैसे कि घास वगैरह हो गई या फिर फसल हो गई, उनके लिए भी। फार्म एनिमल्स के लिए भी, जो एनिमल्स रखे जाते हैं फार्म में, आपने बहुत बार रोग पढ़े होंगे 9th नंबर चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, तो उसमें भी ये चीज़ें, जो फार्म में एनिमल्स होते हैं उनमें भी बहुत टाइप के रोग होते हैं, तो उनमें भी ये बैक्टीरिया ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेट्स के लिए तो बहुत से आपने घर में पेट्स पाल रखे होंगे, तो उनको बार बार टाइम पे आपको इंजेक्शन लगवाने होते हैं, या फिर अलग अलग टाइप्स की बीमारियां आप उनमें देखते होंगे। तो ये किस वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से, और मेनली होते हैं यू बैक्टीरियाज, और वो भी हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरियाज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मेन चीज़ आती है इनका रिप्रोडक्शन से, क्योंकि नीट वालों का फेवरेट टॉपिक यही होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अब बैक्टीरिया अगर कहीं पे होंगे तो वो अपनी नंबर को बढ़ा रहे होंगे, तो वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, नंबर है मेनली बाय फ्यूजन। तो फ्यूजन से आपको देखने को मिल जाएगा, और फ्यूजन का एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा, एनसीईआरटी का डायग्राम, तो वो आप जरूर देख लेना, उससे आपको फ्यूजन समझ में आ जाएगा। वो फ्यूजन का ही एग्जाम्पल है, तो उसको देख कर आप चौंक मत जाना। दूसरा है स्पोर्स, ये बनाते हैं। स्पोर्स कब बनाएंगे, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये स्पोर्स बना लेंगे। ये हर चीज़ के लिए प्रिपेयर है, बैक्टीरिया है, हर बात के लिए प्रिपेयर है भाई साहब, कि कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो क्या हो गया, हम तो रिप्रोडक्शन करेंगे। और कैसे करेंगे, स्पोर बना लेंगे हम, क्योंकि हम तो बैक्टीरिया हैं। तो ये बहुत चालाक है। दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई साहब ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाई अडप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। तो डीएनए ट्रांसफर कर भी ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो वही होती है कि अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक दूसरे के अंदर, तो वो ट्रांसफर करने के लिए भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं भाई साहब। बहुत नेक्स्ट लेवल है ये। तो अगला एग्जांपल आपको एक लाइन देखने को मिलेगी एनसीईआरटी में, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो माइक्रोप्लाज्मा। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप में हो तो इसके बेसिस पर बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है। तो ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन आप पे नोट कर दी है, आप चेक कर लेना। तो एनसीईआरटी की लाइन आपको स्क्रीन पे दिख गई। तो ये बाकी रिप्रोडक्शन तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बाई फ्यूजन यानी कि फ्यूजन, स्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल नहीं प्रेजेंट होता, बाकी ये जो टाइप है ये एसेक्सुअल के ही हैं, तो वो आपको ध्यान रखना जरूरी है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। तो आपका मोनेरा कंप्लीट हो गया है, बैक्टीरिया की बात अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर किनको रखा गया था, तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स को अपन ने डिपेंड कर अपने एक जगह पे कर दिया था जिसका नाम था मोनेरा। अब जितने भी यूकैरियोट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर, तो इनको याद ध्यान रखना, यूनिसेलुलर जो बैक्टीरिया सॉरी जो ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोट्स हैं उनको अपन ने प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। तो क्या होते हैं ये, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। तो जो स्टार्टिंग जीवन होता है, लाइफ स्टार्ट होती है वो पानी से ही होती है, ये आपने इवोल्यूशन में पढ़ लिया होगा। तो एक्वेटिक ये होते हैं प्राइमरली। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है क्योंकि यूकैरियोट्स हैं, आपको समझ आ गया होगा। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, या अपन ने देख लिया होगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस आपको पता ही होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोटिस्टा चलते कैसे हैं। तो फ्लैजेला इनमें प्रेजेंट होते हैं और सीलिया। तो सीलिया कभी भी चलने के लिए काम नहीं आती, बाकी के लिए काम आती है, लेकिन चलने के लिए फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होती है। बट एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जो कि मैंने नीट वालों का फेवरेट टॉपिक बताया, तो ये है भी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट है तो थोड़ा बहुत तो दुनिया में चीज़ें अच्छी होंगी इसके अंदर, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो बाई सेल फ्यूजन करेंगे, और एसेक्सुअल करेंगे तो बाई जाइगोट फॉर्मेशन भी कर लेंगे। तो भाई साहब एसेक्सुअल में हम जाइगोट बना लेंगे और सेक्सुअल में हम फ्यूजन कर लेंगे। तो भाई साहब ये बहुत डेंजर है। अब बात करते हैं कि प्रोटिस्टा को इसमें डिवाइड किया गया है 5 टॉपिक्स के अंदर, यानी कि 5 इसके सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि क्राइसोफाइट्स आप देख लेना, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स, और लास्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को फिर से 4 में क्लासिफाई किया गया है। तो अमीबीय प्रोटोजोन्स होती हैं, अमीबोइड, दूसरा आता है फ्लैजिलेटेड, तीसरा आता है सीलेटेड, और लास्ट आता है स्पोरोजोन्स। तो ये स्पोरोजोन्स बाकी ये जितने भी हैं ये अपन पढ़ लेंगे जो डिजीज वाला चैप्टर है उसके अंदर। बाकी मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इनके बारे में आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। तो टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये जितना बाकी वीडियो बचा हुआ है ये भी जरूर देखना, आपका एक भी क्वेश्चन फंजाई से गलत नहीं होगा। जितना कन्फ्यूजन है वो इसमें खत्म हो जाएगा। फंजाई की बात करें तो यूनिक किंगडम है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो जितने ज़्यादा हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो उनको फंजाई के अंदर रखा गया है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान आप रख लेना इसको। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट्स। तो जितने ज़्यादा हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी होती हैं इसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इसी में होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नीट में बहुत बार पूछा जाता है। सेल वॉल की बात करें तो पॉलीसेकेराइड प्लस काइटिन की बनी होती है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि बैक्टीरिया के चैप्टर्स में अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को बस एक ही याद होती है कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो बट काइटिन और पॉलीसेकेराइड इसके बारे में पता नहीं होता, तो ये बात भी ध्यान रख लेना। इसका नेचर की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं मेनली, जो कि मैंने ऊपर सर्किल भी किया हुआ है। दूसरा बात करते हैं पैरासाइट भी ये हो लेते हैं, और सिम्बायो के रूप में भी ये काम कर लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने कैरेक्टर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं मैंने वही आपको नोट किया हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करना, आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव भी कर लेते हैं, एक सेक्सुअल भी कर लेते हैं और सेक्सुअल भी कर लेते हैं। ऐसा इनके बड़े मजे हैं, कुछ भी हो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन करना जरूर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन इनका फर्स्ट होता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, फिजन से कर सकते हैं और बडिंग से भी कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं। अपने आप को डेवलप इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है कि किसी भी कंडीशन हो हम तैयार रहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, तो स्पोर्स के द्वारा होता है जिसको कोनिडिया बोलते हैं, और स्पोरो रेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स के माध्यम से ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स ये इसलिए आते हैं क्योंकि जिस जिस फाइलम में अपन पढ़ेंगे उसमें वो सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, तो वो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो रिप्रोडक्शन की बात हो गई, और अपन ने कर ली है नेचर की और सेल वॉल की, और बाकी इनके कैरेक्टर पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, कि ये जो फंजाई होती है इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब उनके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये वाला चार्ट देखने के बाद नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप चेक करना।
तो सबसे पहले फंजाई को डिवाइड कर दिया है मैंने इस तरीके से, तो फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज। तो ये आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है तो ए बी सी डी से याद रखोगे, ए बी सी बीच में नहीं है और डी से याद रखेंगे, तो ये तो बाद में आएंगे तीनों, और लास्ट में आपको फाइकोमाइसेटीज ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये एक मैनर में याद हो जाएंगे, एक लाइन में याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। तो मैं एक बार इसको कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर ले आता हूं, फिर अपन एक एक करके कैरेक्टर्स की बात करेंगे, ताकि आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया है, बाकी पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, तो मैंने इस तरीके से इसको देख लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइसीलियम। अब माइसीलियम क्या होता है ये आपने जब पढ़ा होगा तब आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। तो अब बात करते हैं फाइकोमाइसेटीज में। तो फाइकोमाइसेटीज के अंदर जो माइसीलियम होती है वो एसेप्टेट होता है, यानी कि अपटीय होता है, और अनब्रांच होता है, अशाखित होता है। हिंदी में भी मैंने बता दिया है, इंग्लिश में भी बता दिया है, आपको जैसे समझ में आए उसको देख लेना। तो बस यही है जिसमें कि ऐसे होता है, बाकी जितने भी है उसमें सेप्टेट 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 और ब्रांच्ड ब्रांच्ड ब्रांच्ड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो माइसीलियम सिर्फ फाइकोमाइसेटीज में एसेप्टेट होता है, यानी कि अपटीय होता है, और जो इसकी ब्रांच होती है वो अनब्रांच्ड ये होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेप्टेट और अनब्रांच्ड होता है। बाकी सब में सेम है, तो ये आपको करेक्टर याद रह जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से। इसीलिए मैंने बताया था कि ए बी सी डी, तो इससे याद रखोगे, बाकी तीन के लास्ट और फर्स्ट है फाइकोमाइसेटीज, तो पी से इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनका फूड। तो कैसे ये अपना फूड बनाते हैं, यानी कि कैसे ये अपने रहते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये हमेशा पैरासाइट के रूप में ही रहते हैं, बाकी इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि अविकल्पी परजीवी के रूप में ये रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्कोमाइसेटीज में। तो सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, और कोप्रोफाइलेस भी हो सकते हैं। तो ये इनके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। तो पहली ये भी पैरासाइट ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो पैरासाइट चारों में अवेलेबल है, यानी कि पैरासाइट, पैरासाइटिक, पैरासिटिक और पैरासिटिक। तो पैरासाइट तो ये चारों ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सेप्रोफाइटिक, तो सेप्रोफाइटिक ये भी है और सेप्रोफाइटिक ये भी है। तो ये दो सेप्रोफाइटिक है, बाकी नहीं है, ओनली पैरासाइट है, बेसिडियोमाइसेटीज। तो पैरासाइट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है तो बेसिडियोमाइसेटीज पे बन सकता है, क्योंकि बाकी और भी ये तरीके अवेलेबल है फूड्स के, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासाइटिक अवेलेबल है बेसिडियोमाइसेटीज में। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसेटीज में ओनली एसेक्सुअल होता है, बाकी बात करें एस्कोमाइसेटीज में तो एसेक्सुअल। तो यानी कि एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर एसेक्सुअल की बात करें तो वो चारों में अवेलेबल है। तो एसेक्सुअल फाइकोमाइसेटीज में भी है, एस्कोमाइसेटीज में भी है, बेसिडियोमाइसेटीज में भी है, और ड्यूटेरोमाइसेटीज में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अवेलेबल है। अब सेक्सुअल की बात करें तो ओनली एस्कोमाइसेटीज में अवेलेबल है और बेसिडियोमाइसेटीज में अवेलेबल है। लेकिन ड्यूटेरोमाइसेटीज में तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज ही नहीं हुई अभी तक, तो फिर इसकी तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स की बात करें तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, यानी कि फाइकोमाइसेटीज के अंदर एंडोजिनसली ये होता है। बाकी बात करें एंडोजिनसली, तो एंडोजिनसली ओनली उन अवेलेबल है एस्कोमाइसेटीज में। क्योंकि ये दोनों अवेलेबल हैं वो इसलिए है क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक्सोजिनसली होता है, और जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स इसमें होंगे वो होंगे एंडोजिनसली। तो ये इसलिए रीजन है क्योंकि एंडोजिनस होने का। बाकी एंडोजिनस ओनली फाइकोमाइसेटीज है, बाकी किसी में भी एंडोजिनस नहीं है, बाकी सब में एक्सोजिनसली और एक्सोजिनसली है। एंडोजिनसली यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एंडोजिनसली यहाँ पर बनते हैं स्पोर्ट्स। तो ये आपको फाइलम याद हो गया। फंजाई भी तो कितना समझ में आपको आया ये जरूर बता देना। ये जो टेबल बनी हुई है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना अच्छे से। और बाकी जो वायरस वगैरह है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। प्लांटी और एनिमेलिया, एनिमल किंगडम मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, वन शॉट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। बाकी एनिमल किंगडम करवा दिया है, और बाकी प्लांट किंगडम की बात करें तो वो नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा। बाकी जो वायरस और वीरोइड वगैरह हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी से कभी करवा दूंगा। तो इस तरीके से वन शॉट वीडियो के थ्रू अपन कंप्लीट करेंगे चैप्टर्स को। तो कैसा आपको लगा जरूर बता देना, और कौन से टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं वो भी बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। फेसबुक और इंस्टा को भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो जरूर बताना वीडियो कमेंट करके। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।